Hello everyone. So we are discussing M. Lakshmikant 8 editions. Until now we have covered chapter number 35, that is State Judiciary. In this chapter we are going to deal with tribunals. So let's begin with the chapter number 36, that is tribunals. अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स के लिए कोई पहले से प्रोविज़न नहीं था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने, ठीक है, एक नया पार्ट 14A ऐड किया। इस 14A में जनरली टू टाइप्स के जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो मेंशन हैं, विच इज अंडर आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, और जो अदर्स मैटर्स हैं ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड वो डील्स होते हैं अंडर आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323 इन सिंपल वर्ड्स एस्टेब्लिश्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, फॉर द सेंट्रल एंड फॉर every almost every state. Okay, actually it's established for 17 states and 2 regional benches. So article 323A deals with administrative tribunals, और जो अदर सारे मैटर होंगे वो डील होंगे अंडर आर्टिकल 320B, मतलब ट्राइब्यूनल्स रिलेटेड टू अदर मैटर्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये उन डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करेगा, ठीक है, जो किसी पर्सन के सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है, कि उस पर्सन की सर्विस की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, कोई पर्सन जो पब्लिक सर्विसेज है सेंटर या स्टेट के उसमें अपॉइंट होता है, ठीक है, या लोकल बॉडीज़ में अपॉइंट होता है, या पब्लिक कॉरपोरेशन में अपॉइंट होता है, या कुछ अदर पब्लिक अथॉरिटी में अपॉइंट होता है, तो उसके अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करवाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास ये पावर है। In other words, Article 323A enables the Parliament to take out the adjudication of dispute relating to the service matter from the civil courts and high courts and place its before the administrative tribunals. आर्टिकल 323A है, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर सकता है, किस चीज़ के लिए, ताकि जो सर्विस रिलेटेड मैटर है पब्लिक सर्वेंट की उसको एजुकेट करने के लिए किसी सिविल कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और ये मैटर सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के थ्रू एडजुडिकेट हों। आर्टिकल 323A को कंप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 को पास किया, ठीक। ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अथोराइज करता है कि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर सकता है और कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। ये जो एक्ट था कहीं ना कहीं इसने एक स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, किसी एग्रीव पब्लिक सर्वेंट को स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक नया अध्याय की तरह काम करता है, ठीक। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो सबसे पहली बात 1985 में सेटअप हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 के थ्रू। प्रिंसिपल बेंच जो इसकी मेन बेंच होगी वो न्यू दिल्ली में होगी, और कुछ जो इसके एडिशनल बेंच होंगे वो डिफरेंट स्टेट में होंगे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 19 रेगुलर बेंच बैठती हैं इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, जिसमें 17 वो हैं जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं वहीं पे ऑपरेट होती हैं, और जो रिमेनिंग 2 हैं जैसे कि जयपुर और लखनऊ में ऑपरेट होती हैं, ठीक। ये जो बेंचेस हैं वो कुछ सर्किट सिटिंग भी होल्ड करती हैं, ठीक है। सर्किट सेटिंग की हमने देखा था ना कि स्टेट की हाई कोर्ट्स है, फिर उसकी कुछ सर्किट बेंच भी होती है, तो उन बेंच पे भी ये मैटर्स देख लेती हैं, ठीक। द नेम एंड जुडिक्शन ऑफ बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, उसके नेम दिए हुए हैं उनका, कि मतलब कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कहाँ बैठेगा, उसका जुडिक्शंस का एरिया क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ जो सर्किट बेंच कहाँ बैठेगी उसका जुडिक्शंस का एरिया है वो नीचे टेबल्स में दिया गया है, अभी हम उसे लेटर ऑन देखेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्सरसाइज ओरिजिनल जुडिक्शंस रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट कवर बाय इट, ठीक है। किसी पब्लिक सर्वेंट के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैटर
ठीक है, या उससे उसके सर्विस से रिलेटेड मैटर, उसके उसके ऊपर ओरिजिनल जुडिक्शंस किसका है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का है। अब इसके जुडिक्शंस की बात करें, ऑल इंडिया सर्विसेज पे भी इसका जुडिक्शन अप्लाई होता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे, सिविल पोस्ट अंडर द सेंट्रल एंड सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज, इनके लिए भी जो सिविलियन एम्प्लॉय है ना डिफेंस सर्विसेज में, उनके ऊपर भी ये अप्लाई होता है। ठीक, जो सिविल पोस्ट है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जुडिक्शन अप्लाई होता है। हाउएवर, जैसे कुछ मेंबर्स हो गए डिफेंस फोर्सेस के, ऑफिसर्स हो गए डिफेंस के, सुप्रीम कोर्ट के सर्वेंट हो गए, ठीक है, या पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट स्टाफ हो गए, वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। ठीक, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं। ओरिजिनली बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में चेयरमैन होते थे, वाइस चेयरमैन होते थे और मेंबर्स होते थे। बट 2006 में क्या हुआ, जो वाइस चेयरमैन का जो ये पोस्ट था उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसीलिए अब वाइस चेयरमैन का कॉन्सेप्ट जो था पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, वो नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, और इसकी जो कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 69 है, ठीक है, मतलब कुल 70 मेंबर्स होंगे। ये मेंबर्स कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये जुडिशियल सर्विसेज, जो जुडिशियल हो गए, जुडिशियल सर्विसेज हो गई स्टेट की या सेंटर की, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम है उससे भी लिए जाते हैं, मतलब IAS IPS होते ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम वाले हो गए, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक, जुडिशरी के भी मेंबर हो सकते हैं। बट अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट द एज ऑफ, देखो लेकिन इसमें इसका मेंबर बनने के लिए किसी पर्सन की जो एज होनी चाहिए मिनिमम 50 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जब वो पोस्ट पे अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है, वो मेंबर बन जाएगा इसका, तो मैक्सिमम 4 साल तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है, या फिर जब तक वो 70 ईयर्स का हो नहीं जाता, ठीक है। ये हो गया चेयरमैन की बात। वहीं मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 67 ईयर्स है, किसके लिए, मेंबर्स के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट होगा चेयरमैन और मेंबर का इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, उसके लिए पहले एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, ठीक है, वो नाम रिकमेंड करेगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेगी। ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी उसको चेयर कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयर करेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयर नहीं कर पाता तो वो सुप्रीम कोर्ट्स के किसी जज को नॉमिनेट कर देगा, ठीक, कि आप इसको चेयर करो। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर ऑफ लेट डाउन सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, ठीक है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसको सिविल प्रोसीजर कोड जो 1908 का है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से काम करता है, ठीक है, ताकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से अपना काम कर सके। कोई भी मेंबर्स, कोई भी अग्रीड पब्लिक सर्वेंट को 50 रुपीज़ लगेंगे एक एप्लीकेशन देने में, ठीक। जो एप्लीकेंट है वो चाहे तो खुद से अपीयर हो सकता है इस सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, या किसी लॉयर के थ्रू यहाँ पे अपीयर हो सकता है। देखो ओरिजिनली क्या था कि ऐसा कंपलसरी किया गया था कि जो ये अपील होगी ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट, वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। बट चंद्र कुमार केस 1997 का हुआ, इसने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो रिस्ट्रिक्शन है हाई कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, कि हाई कोर्ट्स जो अपील है उसको नहीं सुन सकता, जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कहीं ना कहीं जो जुडिशियल रिव्यू जो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करता है, ठीक। इट लेड डाउन दैट द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शैल लाई बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। इसने ये भी कहा कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसका डिसीजन जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है उसके सामने रखा जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ, इसी वजह से अब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन से खुश नहीं है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए, पहले उसको
हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी 1985 में इस्टेब्लिश होता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। दोनों के लिए सेम एक्ट है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश करो, ठीक है, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपसे रिक्वेस्ट करती है तो। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की तरह जो ओरिजिनल जुडिक्शन होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, वो जो रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, या सर्विस मैटर हो गया स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का, उनसे डील करेगा। जो चेयरमैन मेंबर होंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एक उसके लिए भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बैठेगी जिसमें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, हेड करेंगे उसको। तो हमने देखा कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इन केस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उसको चेयर कौन करता था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो किसी जज को वो नॉमिनेट करते हैं वो चेयर करता था। जबकि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो यहाँ बैठेगी फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स बैठेंगे, ठीक। द एक्ट आल्सो मेक प्रोविजन फॉर सेटिंग अप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। देखो इस एक्ट ये भी प्रोविजन बनाया है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है, और उसके पास वो सारी पावर होगी जो उस इंडिविजुअल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अगर इस्टेब्लिश होता तो उसके पास होती, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स डील होते हैं अंडर आर्टिकल 323B। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर अथॉराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। कौन कौन से मैटर अंडर आर्टिकल 323B के अंदर आएंगे, टैक्सेशन रिलेटेड मैटर हो गए, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड मैटर, इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेटेड मैटर, लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड मैटर, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मैटर, ठीक है, फूड स्टैम्प्स, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। आर्टिकल 323A एंड 323B के बीच कुछ डिफरेंस भी है, जैसे कि जो आर्टिकल 323A है, ठीक है, वो जो ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करेगा वो पब्लिक सर्विस मैटर्स रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स को ही इस्टेब्लिश करेगा, मतलब पब्लिक सर्वेंट जो हैं उन्हीं के लिए ये अंडर आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश होगा। जबकि आर्टिकल 323B का जो दायरा है ज़्यादा है, जो अदर्स मैटर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर को छोड़ दें, पब्लिक सर्विसेज रिलेटेड मैटर को छोड़ दें, तो जितने अदर्स ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश होंगे वो अंडर आर्टिकल 323B के अंदर ही इस्टेब्लिश होंगे। हमने ऊपर देखा भी, 8 टाइप हमने देख लिए जनरली। अब देखो आर्टिकल 323A के अंदर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश होंगे उन्हें केवल पार्लियामेंट ही इस्टेब्लिश कर सकती है, जबकि आर्टिकल 323B के अंदर पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकती है, साथ साथ स्टेट भी इस्टेब्लिश कर सकता है अगर स्टेट को लगता है कि ये जो मैटर है वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, स्टेट के लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। अंडर आर्टिकल 323A ओनली वन ट्रिब्यूनल्स फॉर सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट में भी इस्टेब्लिश। देखो आर्टिकल 323A के अंदर केवल एक ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश होगा फॉर सेंटर, ठीक है, और एक ट्रिब्यूनल स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए कंबाइनली भी एक ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हायरार्की का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, कि ट्रिब्यूनल्स हायरार्की में होंगे, जबकि 323B के अंदर हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। चंद्र कुमार के इस 1997 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड मैटर से। 2 आर्टिकल ये क्या बोलता है कि चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये जो 2 आर्टिकल हैं 323A एंड 323B, जो मतलब इन 2 आर्टिकल के वो प्रोविजंस जो हाई कोर्ट्स के जुडिक्शंस को एक्सक्लूड करते थे, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शंस को एक्सक्लूड करते थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। हैंस द जुडिशियल रेमेडीज आर नाउ अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल्स। मतलब कि अगर इस ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो इनिशियली क्या था कि आप हाई कोर्ट तो जा ही नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैटर में नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट्स पहले जाएंगे फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
अब नेम एंड जुडिक्शन ऑफ बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें, प्रिंसिपल बेंच कहाँ बैठेगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, तो न्यू दिल्ली में। इसका टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या होगा, एनसीटी दिल्ली होगा। उसके बाद इलाहाबाद में एक बेंच बैठेगी, इसका जुडिक्शन उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है, एक्सेप्ट लखनऊ और जयपुर के लिए हमने देखा था कि अलग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद बेंच में जो बैठेगी ट्रिब्यूनल्स, वो उत्तर प्रदेश के सारे एरिया में गौन करेगी एक्सेप्ट लखनऊ बेंच एंड उत्तराखंड। लखनऊ बेंच की बात करें, लखनऊ बेंच उत्तर प्रदेश में बैठेगी, ठीक है। ये लखनऊ, ये वो सारे एरिया को कवर करेगी जिस पे जो इलाहाबाद बेंच का जुडिक्शन था, जिसे इलाहाबाद बेंच कवर नहीं करता था, ठीक है। कटक बेंच उड़ीसा को कवर करेगा, हैदराबाद बेंच आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को, बेंगलोर बेंच कर्नाटका को, मद्रास बेंच तमिलनाडु एंड पुदुचेरी को कवर करेगा, एर्नाकुलम बेंच केरला और लक्षद्वीप को कवर करेगा, बॉम्बे बेंच महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को कवर करेगा, अहमदाबाद बेंच गुजरात को कवर करेगा, जोधपुर बेंच राजस्थान को कवर करेगा, ठीक, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाई जयपुर बेंच। हमने देखा था जयपुर के लिए जयपुर बेंच भी एक बैठेगी। जयपुर बेंच राजस्थान के वो सारे एरिया जो जोधपुर बेंच से कवर नहीं होते हैं, जो जोधपुर के अंदर नहीं आते हैं। चंडीगढ़ बेंच हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ को कवर करेगा। जबलपुर बेंच मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के लिए है। पटना बेंच बिहार एंड झारखंड के लिए है। कलकत्ता बेंच वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए है। गुवाहाटी बेंच असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कलकत्ता बेंच को ध्यान रखें आप, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं लगभग वो सारे स्टेट कवर हैं किससे, गुवाहाटी बेंच से। जम्मू बेंच की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर को कवर करेगा एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कवर बाय श्रीनगर बेंच एंड लेह। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख को कौन कवर करेगा, जम्मू बेंच कवर करेगा एक्सेप्ट श्रीनगर बेंच। अब देखो एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कवर बाय श्रीनगर बेंच, श्रीनगर बेंच जम्मू एंड कश्मीर की और कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है लेह का, जम्मू एंड कश्मीर को कवर करेगा और कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख को कवर करेगा एक्सेप्ट वो सारे एरिया को कवर करेगा ये जो जम्मू बेंच कवर नहीं करता है, उसे श्रीनगर बेंच कवर करेगा, ध्यान रखना है। सर्किट सिटिंग ऑफ बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हमने ये भी बात की थी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की एक एक प्रिंसिपल बेंच तो हर एक हाई कोर्ट्स के साथ होगी ही, जयपुर लखनऊ में भी होगी। उसके साथ साथ जो ये हाई कोर्ट्स हैं उसकी कुछ सर्किट बेंच भी होती हैं, तो उन सर्किट बेंच में भी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है वो बैठेगा। जैसे इलाहाबाद बेंच का जो सर्किट बेंच कहाँ बैठेगा, नैनीताल में बैठेगा, ठीक। कलकत्ता बेंच की जो सर्किट बेंच कहाँ होगी, पोर्ट ब्लेयर गैंगटॉक में होगी। चंडीगढ़ बेंच की शिमला में, मद्रास बेंच की पुडुचेरी में, गुवाहाटी बेंच शिलोंग, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल, ऐजवाल, जबलपुर बेंच इंदौर, ग्वालियर, बिलासपुर, बॉम्बे बेंच नागपुर, औरंगाबाद, पणजी, पटना बेंच रांची, एर्नाकुलम बेंच लक्षद्वीप। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, दो ही आर्टिकल हैं, क्या हैं, दो ही आर्टिकल हैं। आर्टिकल 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, आर्टिकल 323B डील करता है ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर्स मैटर। ये ध्यान रखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन ट्राइब्यूनल्स को इंसर्ट किया गया। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पार्ट नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग इंदिरा जीज गवर्नमेंट ये ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट इंसर्ट हुआ था एंड न्यू पार्ट्स ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज पार्ट 4A। तो इसी के साथ ये हमारा ट्राइब्यूनल्स वाला भी चैप्टर खत्म होता है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कंज्यूमर कमीशंस। ओके, कंज्यूमर कमीशंस भी काफ़ी छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स, ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसके साथ जो हमारा ये पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डील विद पार्ट 5 दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट्स। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।